गुड इवनिंग भाई लोग, कैसे हो आप सभी। चलो बेटा जल्दी से रिस्पॉन्ड करो कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। आवाज क्लियर है? सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। राम राम नोकनाथ, जल्दी से बताओ बेटा। चलो बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। अगर वॉइस कम आ रही हो तो बता देना मेरे को, ठीक है। चलो, राधे राधे भाई, राधे राधे अश्विनी। गुड इवनिंग रंजू। पीयूष, राधे राधे। चलो बहुत बढ़िया, सब कुछ क्लियर है तो बढ़िया है। बस 1 मिनट में सब लोग जुड़ जाएं, फिर शुरू करते हैं। आज हमारा जो मेडिवल पीरियड, जो मध्यकाल, प्रारंभिक मध्यकाल हमने शुरू किया था, आज उसका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, पूरा अपना पुष्यभूति डायनेस्टी। हम लोगों ने प्रभाकर वर्धन तक तो पढ़ ही लिया था। आज राज्यवर्धन और हर्षवर्धन को और पढ़ लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म, फिर तुम अच्छे से रिवाइज कर लेना। चलो बेटा, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, राम राम। चलो बेटा शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राम राम, सभी को राम राम। बिल्कुल बिल्कुल लोकनाथ, जल्दी होगा, जल्दी होगा, पॉलिटी भी जल्दी होगा, ठीक है। उसको ऐसे बीच में छोड़ेंगे नहीं, हमने प्लान कर रखा है, डोंट वरी। बिल्कुल मनीष, बिल्कुल कंबाइंड नहीं, मतलब अलग अलग चैप्टर्स की मिलेगी, पर एक साथ सारे अपलोड कर दिए जाएंगे। जैसे कल थोड़ा सा वो अपनी जो मैराथन वाली क्लास है उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन चल रही है, तो थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक हो रखा है। जैसे ही कल मैराथन खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। सारी पीडीएफ वगैरह रेडी हैं, डोंट वरी। अलग अलग चैप्टर की अलग अलग है, पर एक साथ अपलोड होंगी वो, ठीक है। कंबाइंड नहीं मिलेगी, सबकी अलग अलग है। चलो चलो, जय भीम भाई, जय भीम। चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रभाकर वर्धन को पढ़ लिया था। हम लोग पुष्यभूति डायनेस्टी कर रहे थे, वर्धन डायनेस्टी यानी पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश को कर रहे थे। और हमने देखा था कि वर्धन वंश जो है वो 500 एडी से, 500 ईसा से, ये मान के चलो कि अपना 647 तक, 647 ईस्वी तक वो चला है पुष्यभूति वंश। और जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे वो है प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन और उससे पहले की जो इंट्रोडक्शन है वो हम कल देख चुके थे। आज हमें राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो, मैंने कल तुम्हें बताया था कि राज्यवर्धन की तबीयत खराब हो गई थी, और तबीयत खराब होने के बाद उसकी डेथ हो गई, और उसका जो बड़ा बेटा था राज्यवर्धन वो गद्दी पर बैठा। तो अब राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा है, ध्यान से देखो। सरोज, मैराथन क्वेश्चन पर बेस्ड थ्योरी होगी, ठीक है। यानी पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के बेसिस पर वहीं पर थ्योरी करवा दूंगा, तो वहां से आराम से लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारा कंटेंट तुम्हारा कवर हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री। बढ़िया रिवीजन हो जाएगा जितना तुमने पढ़ा है, ठीक है। चलो अच्छा, सभी लोग जिसको नहीं मालूम, मैराथन सुबह 11 बजे है, सब लोग जुड़ जाना टाइम से और टिके रहना। तुम लोग क्या, जैसे ही तुम्हारा इंटरेस्ट लूज होता है तब तक तुम लोग गायब हो जाते हो, तो फायदा कुछ होगा नहीं अगर मैराथन में जुड़े नहीं रहे, लगातार नहीं जुड़े रहे, है ना। लेवल सबके निकलेंगे, और लेवल निकलेंगे उसके जो टिका रहेगा, समझ रहे हो भाई। तो इसलिए टिकना पड़ेगा वहां पर मैराथन में। नहीं नहीं, कोई नोट लिखने की जरूरत नहीं है, वो आराम से लिख लेना, बस उस टाइम पर सुनना है, उस टाइम पे सुनना है, ठीक है। चलो, बिल्कुल बिल्कुल विराज, एसएससी के लिए सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। चलो बेटा ध्यान से देखो। बेटा रश्मि, बिल्कुल पता नहीं कि 11 के बाद, क्योंकि 5 घंटे तो है, ठीक है, 5 घंटे तो है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में लगेगा टाइम, है ना। अगर आपको कंटेंट चाहिए क्वेश्चंस के थ्रू तो इट विल टेक सम टाइम। तो वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट इट विल बी गोइंग फॉर लाइक 5 आवर्स, कम से कम तो उतना जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास है राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन में देखो बेटा, अब
जो भी बात करनी है अब बात करनी है, जब ये चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ही वॉज द एल्डर सन ऑफ, ध्यान से देखो, ही वॉज द एल्डर सन ऑफ प्रभाकर वर्धन, वो प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा था। ये तो हमें मालूम है भाई, जब प्रभाकर वर्धन की डेथ हुई बीमारी से, तो उसके बाद जो उसका बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा, क्योंकि पेट्रियार्कल सिस्टम है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। राजा के मरने के बाद राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र है, जो बड़ा बेटा है, एल्डर सन है, वो राजा बनता है। तो कायदे से राज्यवर्धन जो है वो राजा बन गया। अब शुरू में क्या हुआ, ध्यान से सुनो, क्योंकि उसके पिताजी की भी लड़ाई हुई है हूणों के साथ। मैंने तुम्हें बताया था प्रभाकर वर्धन ने भी हूणों के साथ लड़ाई लड़ी थी पंजाब में, और इसको भी वो लड़ाई विरासत में मिली है। इसने भी वो जो लड़ाई है वो हेरिडिटरी में रिसीव की अपने फादर से, विरासत में मिली है। तो ही वॉज इनिशियली सेंट ऑन अ कैंपेन अगेंस्ट दी हुणास, ही हैड टू रिटर्न ड्यू टू हिज फादर्स इलनेस। जब उसके पिता बहुत ज्यादा बीमार थे, तो अपने पिता के बिहाफ पर ये हूणों से लड़ने गया हुआ था। तो प्रारंभ में उसे हूणों के विरुद्ध अभियान पर भेजा गया था, उसके पिता ने भेजा था कि तू हूणों से लड़के आ, पर तबीयत इसके पिताजी की इतनी ज्यादा खराब हो गई कि इसे बीच लड़ाई में पिता की बीमारी के कारण वापस लौटना पड़ा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, हूणों के खिलाफ जो अभियान था उसमें ही गया था। अब क्या होता है कि जब पिताजी की डेथ हो गई और गद्दी पर बैठा राज्यवर्धन, ध्यान से देखो बेटा, सभी को गुड इवनिंग। अब जैसे ही गद्दी पर बैठा राज्यवर्धन, तो क्या होता है, अपॉन असेंडिंग द थ्रोन ही फेस्ड एन अनएक्सपेक्टेड वॉर व्हेन द लेटर गुप्तास फॉर्म्ड एन अलायंस विद गॉड एंड अटैक्ड कान्यकुब्ज इन 606 सीई। अब यहां पर खेला शुरू होता है। राज्यवर्धन को बिल्कुल आइडिया नहीं कि क्या होने वाला है, राज्यवर्धन को कोई आइडिया नहीं कि क्या होने वाला है। तो क्या होता है देखो, मैंने तुम लोगों को बताया था कि राज्यवर्धन ने और इसके पिता ने इसकी जो बहन थी, इसकी शादी करवा दी थी मोखरी के राजा ग्रहवर्मन से। ध्यान से देखो, यहां पर ये तो राज्यवर्धन का एरिया है ना बच्चों, ये तो राज्यवर्धन का एरिया है। कैपिटल यहां पर थानेसर है, तुम सब जानते हो, यहां पर कैपिटल है थानेसर। और यह है मोखरी के राजा का इलाका, ये मोखरी के राजा के इलाका है, ये देखो। और इसकी कैपिटल है कन्नौज, इसकी कैपिटल है कन्नौज यानी कान्यकुब्ज। ठीक है बेटा, कान्यकुब्ज मतलब कन्नौज, कान्यकुब्ज। अब होता यह है कि अनएक्सपेक्टेडली राज्यवर्धन की जो बहन यहां ग्रहवर्मन के साथ जिसकी शादी हो रखी है राज्यश्री की, तो मोखरी के राज परिवार पर, मोखरी के राजा के ऊपर, ग्रहवर्मन पर यानी राज्यवर्धन के जीजा के ऊपर अटैक हो जाता है। और अटैक कौन करता है, ध्यान से एक बार देखो, उसके बाद मैं यहां मैप पर आता हूं। सिंहासन पर बैठने पर उन्हें एक अप्रत्याशित युद्ध का सामना करना पड़ा, जब बाद के गुप्तों ने, यानी गुप्त वंश के जो बाद के राजा हैं, उन्होंने गौड़ के साथ गठबंधन बनाया और 606 ईस्वी में कान्यकुब्ज पर हमला किया। ध्यान से देखो बेटा, आक्रमणकारियों ने मोखरी राजा ग्रहवर्मन को मार डाला, उन्होंने कान्यकुब्ज पर कब्जा कर लिया, जबकि राज्यवर्धन की बहन राजश्री को बंदी बना लिया। अपनी बहन को बचाने और राजधानी पर नियंत्रण हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित राज्यवर्धन को कब्जाधारियों के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया। राज्यवर्धन ने कब्जाधारियों के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया और कान्यकुब्ज के रास्ते में उसने मालवा सेना को हराया और संभवतः बाद के गुप्त राजा देवगुप्त को उल्लेखनीय आसानी से मार डाला। अब देखो बेटा होता क्या है, कहानी क्या है, अब मैं तुम्हें कहानी बताता हूं ढंग से। भाई राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा, पिताजी की डेथ के बाद गद्दी पर बैठा, राजा बना थानेसर का। बहन इसकी ये मोखरी के राजाओं के यहां पर शादी हो रखी है उसकी, ग्रहवर्मन से, राजा है ग्रहवर्मन। अचानक से क्या हुआ कि जो लेटर गुप्ताज हैं, यानी बाद के उत्तर गुप्त जो शासक हैं, तो उत्तर गुप्त शासकों का एरिया ये है, ध्यान से देखो, लेटर गुप्ताज ये एरिया संभाले हुए हैं।
ये उत्तर गुप्त, जो बाद में जो गुप्त राजा हुए स्कंद गुप्त वगैरह के बाद में, उन सब का एरिया यहां पर रह गया। उत्तर गुप्त का ये है, ठीक है। और इनका जो एरिया ये तो किसका है, मोखरी का है, ये मोखरी के राजाओं का है। और ये अपना पुष्यभूति। अब देखो ध्यान से, तो उत्तर गुप्त एक राजा था इस टाइम पे, इसका नाम था देवगुप्त। कौन है बच्चों, देवगुप्त। इस ससुरे देवगुप्त ने क्या किया, ध्यान से देखो। देवगुप्त ने आज जिसे हम बांग्लादेश बोलते हैं ना, तो यहां पर एक ब्राह्मण वंश का शासन था, गौड़ वंश का शासन था। ब्राह्मणों में एक गोत्र होता है गौड़, ठीक है। तो गौड़ वंश का राजा था यहां पर, उसका नाम था शशांक। उसका नाम क्या था, शशांक। तो यहां पर गौड़ वंश यानी ब्राह्मण गौड़ का यहां पे शासन था। और इस गौड़ वंश का, इस गौड़ डायनेस्टी का, ध्यान से देखो, इस गौड़ डायनेस्टी का राजा है शशांक। राजा कौन है, शशांक। ध्यान से देखो बेटा, ये यहां पे क्या हुआ, हाँ ये देखो, अब देखो, ये कान्य कुब्ज वाला जो एरिया है, मोखरी के राजा का जो इलाका है, ग्रहवर्मन यहां पे राजा है। तो देवगुप्त ने क्या किया, इस ससुरे देवगुप्त ने अटैक कर दिया कान्य कुब्ज के ऊपर, शशांक के साथ मिलकर अटैक कर दिया कान्य कुब्ज पे। और राज्यवर्धन के जीजा ग्रहवर्मन को मार डाला। और इसकी जो बहन है राज्यश्री, उसको उठा लिया और उसको कैद करके ले गए मालवा की तरफ। इस इलाके को बोलते थे मालवा, अपना मध्य प्रदेश में। तो देवगुप्त इधर से आया, गौड़ वंश का राजा शशांक इधर से आया, कान्य कुब्ज यानी कन्नौज पर अटैक किया, ग्रहवर्मन को मारा, और राज्यश्री, ये जो इसकी बहन है राज्यवर्धन की, इसको उठाया और वापस मालवा की तरफ ले गए और उसको कैद कर दिया उसे। अब राज्यवर्धन का दिमाग खराब, राज्यवर्धन नया नया राजा बना है। तो राज्यवर्धन ने क्या किया, अपनी सेना इकट्ठी की और तुरंत पहुंच गया मालवा अपनी बहन को बचाने के लिए। और एक चीज और बताता हूं, ये जो देवगुप्त है और जो शशांक है, शशांक ने सिर्फ हेल्प की है इसकी। शशांक जो है बहुत चालू आदमी है। शशांक ने सिर्फ हेल्प की है, पूरा कांड का जो ठीकरा फूटा है वो फूटा है देवगुप्त के ऊपर। और इसी देवगुप्त ने क्या किया, ये राज्यश्री को तो ले आया इधर वापस, ठीक है, पर कान्य कुब्ज पर इसने कब्जा कर लिया, कन्नौज पर इसका शासन हो गया देवगुप्त का। उत्तर गुप्त शासकों का शासन हो गया, देवगुप्त का शासन हो गया कन्नौज पर। अब थानेसर से राज्यवर्धन जो है अपनी आर्मी लेके चला और अपनी आर्मी लेके गया, ठीक है, अपनी आर्मी लेके गया उत्तर गुप्तों के इलाके में। और बुरी तरीके से वहां पर बैटल होता है, जबरदस्त तरीके से बैटल होता है। अपनी बहन को बचाने के लिए इसने ज्यादा कुछ सोचा ही नहीं कि कितनी आर्मी लेके जानी, कितना क्या, इतना इमोशनल होके गया कि वहां पर सबकी ऐसी तैसी कर दी। और जब वापस लौटने वाला था, तो लौटने से जस्ट पहले इसने देवगुप्त की आर्मी को हरा दिया, अपनी बहन को जिंदा बचा लिया, देवगुप्त की आर्मी को हरा दिया। और जब ये वापस लौट रहा था कान्य कुब्ज की तरफ कि अपनी बहन का जो एरिया है, अपने जीजा का जो एरिया है, वापस अपनी बहन को देना है, क्योंकि ये देवगुप्त का यहां पर कब्जा हो रखा था। तो इसने सोचा कि भाई बाद में भी ये तो परेशान करेगा देवगुप्त। तो जब ये कान्यगुप्त की तरफ लौट रहा था अपनी बहन के साथ, तो देवगुप्त की छोटी सी टुकड़ी ने, आर्मी की टुकड़ी ने इन्हें फिर से रोकने की कोशिश की। और तब इसका दिमाग खराब हुआ और देवगुप्त को भी मार डाला और उसकी आर्मी के परखच्चे उड़ा दिए इसने। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, ध्यान से देखो। अच्छा लगातार रुक रही है, एक सेकंड यार, नेटवर्क तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, इंटरनेट का तो कोई इश्यू नहीं है भाई।
इंटरनेट का कोई इशू नहीं है भाई, इंटरनेट का कोई इशू नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत लो, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ इंटरनेट तो बिल्कुल ठीक है। चलो देखो इधर पे, ध्यान से देखो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इतना घबराया मत करो भाई तुम लोग। देखो इधर पे, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि भाई देवगुप्त ने अटैक कर दिया कान्यकुब्ज के ऊपर शशांक के साथ मिलकर। शशांक ने बस इसको सपोर्ट दिया है, अटैक देवगुप्त ने किया है, और राज्यवर्धन के जीजा ग्रहवर्मन को मार डाला, बहन को इसकी कैद कर लिया, और कैद करके ले आया देवगुप्त मालवा में, यानी मध्य प्रदेश में। उस वक्त थानेसर के राजा राज्यवर्धन को गुस्सा आया कि मेरी बहन को इस तरह से उठा के ले गया, मेरे जीजा को मार डाला, और कान्यकुब्ज पर कब्जा कर लिया है देवगुप्त ने। वो समझ तो गया कि इसमें शशांक का भी रोल है, शशांक का भी रोल है, पर वो श्योर नहीं था कि शशांक का रोल है, पर इसको तो समझ गया कि ये देवगुप्त की हरकत है। तो इसने अपनी आर्मी इकट्ठी की, बहुत इमोशनल था ये, और उसके बाद अपनी आर्मी लेके अटैक कर देता है देवगुप्त के ऊपर। राज्यवर्धन अटैक कर देता है देवगुप्त के ऊपर, और बुरी तरीके से इसकी आर्मी की ऐसी तैसी कर देता है, क्योंकि आदमी इमोशंस में है। भाई अगर हमारी घर की बहन बेटी को कोई इस तरह से लेके जाएगा, हम तो साला चीर फाड़ देंगे उसको, है ना भाई। अब ध्यान से देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर से वही बता रहा हूं, फिर से वही बता रहा हूं, तो कुछ अब नहीं छूटेगा। तो ये इतना इमोशनल कि इसने अटैक किया देवगुप्त के ऊपर, और अटैक करते उसकी आर्मी की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी, और बुरी तरीके से देवगुप्त को हराया, अपनी बहन को जिंदा बचाया, और अपनी बहन को जिंदा लेकर ये लौट रहा था वापस कि चलो अब जीजाजी तो चले गए, बहन को कम से कम ये जो पूरा राज्य है, कान्यकुब्ज जो कैपिटल है, वो सब इसको लौटाया जाए। तो राज्यवर्धन अपनी बहन राज्यश्री के साथ वापस लौट रहा था कन्नौज की तरफ, कान्यकुब्ज की तरफ। जब वापस लौट रहा था तो देवगुप्त को इसने जिंदा छोड़ दिया था। अभी जब अटैक किया, आर्मी को हरा दिया, देवगुप्त को जिंदा छोड़ दिया। इस देवगुप्त को साले को अकल नहीं आई। इसने क्या किया बच्चों, इसने क्या किया, देवगुप्त को लगा कि कहीं कान्यकुब्ज जो है मेरे हाथ से निकल ना जाए, तो इसने तुरंत से इनको रोकने की कोशिश की। यहां पर फिर से आर्मी भेज दी, इसने फिर से आर्मी भेज दी रास्ते में इनके, और तब इसका दिमाग खराब हुआ कि ये साला परेशान करेगा बाद में भी मेरी बहन को और मुझे। तो देवगुप्त को बीच रास्ते में इसकी छोटी सी टुकड़ी के साथ, आर्मी की छोटी सी टुकड़ी के साथ, इसने इतना बुरी तरीके से मारा कि अल्टीमेटली देवगुप्त को खत्म ही कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। और इसके बाद इसने अपनी बहन को बचाया, बहन को लेके गया कान्यकुब्ज यानी कन्नौज। अब देवगुप्त ही मर गया तो कन्नौज भी छूट गया उसके हाथ से, और वापस से जाके अपनी बहन को मोखरी का जो पूरा इलाका है सौंप दिया कि बहन अब तू आराम से रहे। और ग्रहवर्मन का जो छोटा भाई था अवंती वर्मन, अब वो राजा बन जाता है। अवंती वर्मन फिर यहां पर राजा बन जाता है। तो इस तरीके से मोखरी जो है बच गया किसी तरीके से। पर राज्यवर्धन को यह समझ में आ गया, कि भाई ये जो देवगुप्त को मैंने मारा है, अब इसके जो वंशज हैं वो परेशान करेंगे। देवगुप्त को तो मार दिया, इसके वंशज जो हैं, इसके डिसेंडेंट्स जो हैं वो परेशान करेंगे। तो राज्यवर्धन प्लान कर रहा है कि इस पूरे उत्तर गुप्त जो राजा हैं, इन ससुरों को जड़ से खत्म कर दूं मैं, ताकि आगे का झंझट ही खत्म हो जाए। अब राज्यवर्धन प्लानिंग कर रहा है इनके अगेंस्ट, अब जो आगे के जो गुप्त राजा हैं उनके अगेंस्ट। तो ये जो ससुरा चालू आदमी है शशांक, इसको पता चला कि यार राज्यवर्धन प्लानिंग कर रहा है उत्तर गुप्त लोगों को हराने के लिए। तो इसको लगा कि कहीं ये इसको पता चले कि मैंने भी इसकी बहन को उठवाने में मदद की थी, कहीं इसको पता चल गया तो ये मेरी ऐसी तैसी कर देगा। तो शशांक ने खुद से ऑफर भेजा कि भाई तू ऐसा कर राज्यवर्धन, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे परिवार के ऊपर हुए जुल्मों के खिलाफ हूं, मैं खुद तेरे साथ उत्तर गुप्त के राजाओं को, तूने देवगुप्त को मारा है, उसके बाद के जो राजा उनको हम मिलके मारेंगे, तू ऐसा कर मेरे साथ एक मीटिंग करते हैं और मेरे पास आजा, तू डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या करना है।
राज्यवर्धन बेचारा जो है, पहले तो थोड़ा शक था इसके ऊपर, पर जब इसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया राज्यवर्धन के आगे, तो वो बेचारा मतलब एक तरीके से भरोसा कर लिया उसने कि भाई शशांक जो है वो सच में मेरा साथ देना चाहता है। तो ये जो है राज्यवर्धन उससे मिलने चला गया शशांक से, और शशांक से जब मिलने चला गया तो शशांक पहले से ही उत्तर गुप्त के राजाओं के साथ सेटिंग करके बैठा है कि भाई मैंने बुला लिया इसको अपनी तरफ, और अब तुम आ जाओ, इसको मारेंगे मिलके। देख रहे हो भाई गद्दारी, ध्यान से देखो कितनी गद्दारी। उस बेचारे शरीफ आदमी को बोला कि आजा मैं तेरे साथ हूं और इन सब को मार डालेंगे, हम जड़ से उखाड़ देंगे। ये बेचारा चला गया इसके पास, इधर से इस शशांक ने इसको बोल दिया कि राज्यवर्धन आ रहा है, तुम भी आ जाओ, मिलके मारेंगे इसको। और राज्यवर्धन जब पहुंचा तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने पहुंचा, तो राज्यवर्धन जैसे ही पहुंचा, बातचीत शुरू हुई। उत्तर गुप्त के जो आर्मी है वो और शशांक की आर्मी वो जो है, उन्होंने मिलके राज्यवर्धन को धोखे से मार दिया। तो 605 से 606 एक साल ही रूल कर पाया शरीफ आदमी, और राज्यवर्धन मारा गया। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे ऊपर इस तरह की चीज बीते, तुम कितने इमोशनल हो जाओगे कि तुम्हारे बड़े भाई को या तुम्हारे भाई को इस तरह से कोई बुलाए और उसके बाद उसकी धोखे से हत्या कर दे। तो हर्षवर्धन को क्या फील हुआ होगा। हर्षवर्धन 16 साल का था उस वक्त, 16 इयर्स का था हर्षवर्धन, जब उसको पता चला कि उसके बड़े भैया की धोखे से हत्या कर दी है। बिल्कुल, अब तुम देखो क्या होता है। हर्षवर्धन का दिमाग खराब, 16 साल का बच्चा है वो, 16 साल का बच्चा। यार हम लोग 16 साल में 10वीं क्लास में थे, तुम 10वीं क्लास के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो 16 साल का जो हर्षवर्धन है वो इतना इमोशनल हुआ। पहले तो गद्दी पर बैठा 606 में, जैसी भाई की डेथ हुई तो तुरंत उसको गद्दी पर बैठना पड़ा, और इसने डिसाइड किया कि मैं अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। इस शशांक को, इस गौड़ वंश को छोड़ूंगा नहीं। ये तो इनको तो मैं खात्मा कर ही दूंगा इनका तो, पर जो असली धोखेबाज है वो ये है शशांक, गौड़ वंश का राजा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सरोज, अब इसकी ऐसी तैसी करनी है। अब देखो बेटा ध्यान से, तो ये सब हमने पढ़ लिया यहां पर, ठीक है। अब देखो हर्षवर्धन जो है गद्दी पर बैठेगा, उससे पहले एक चीज देखो। हर्षचरित के अनुसार, यानी हर्षवर्धन के ऊपर ना एक बायोग्राफी लिखी गई है, उसका एक दरबारी कवि था बाण भट्ट। ध्यान से सुनो, हर्षवर्धन की एक बायोग्राफी है, उसके जीवनी है, उस जीवनी को लिखा है हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था, कोर्ट पोएट था, उसका नाम था बाण भट्ट। तो ये जो हर्षचरित है ये किसने लिखी है, बाण भट्ट ने। और बाण भट्ट ने एक किताब और लिखी है, हर्षचरित के अलावा बाण भट्ट ने लिखी है कादंबरी। तो बाण भट्ट ने एक तो कादंबरी लिखी और एक हर्षचरित लिखी। तो हर्षचरित के अनुसार गौड़ के शासक शशांक ने मदद की पेशकश की। मैंने बोला ना कि आजा मैं तेरी हेल्प करूंगा और इन उत्तर गुप्त के जो राजा हैं इनको सालों को मार देंगे हम, लेकिन इसके बजाय राज्यवर्धन को धोखा दे दिया, ठीक है। और राज्यवर्धन एक विश्वासघाती कृत्य का शिकार हो गया। राज्यवर्धन फेल विक्टिम टू अ ट्रिचेरियस एक्ट। He was murdered in his own quarters by Shashank, who had deceived him with false gestures of friendship and left him unharmed and vulnerable. यानी शशांक ने उत्तर गुप्त के राजाओं को बुला लिया अपने पास, और इसको तो मीटिंग के लिए बुलाया था, और जैसे ही वो उत्तर गुप्त के राजा हथियार वगैरह लेके आए, आर्मी लेके आए, अब उस राज्यवर्धन को अकेला छोड़ दिया, बोला अब तू भाई मर, मेरी तो यही चाल थी। और फिर उत्तरगुप्त के राजाओं ने उसको मार दिया, यानी पूरी प्लानिंग की थी शशांक ने। अब क्या होता है, हर्षवर्धन देखो ध्यान से, हर्ष द यंगर ब्रदर ऑफ राज्यवर्धन वॉज डिटरमाइंड टू एवेंज हिज ब्रदर्स मर्डर। राज्यवर्धन का छोटा भाई हर्ष अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए कृत संकल्प था। मतलब कि इतना जबरदस्त डिटरमाइंड है कि भाई मौत का बदला तो लूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं इस शशांक को। तो उसने शशांक के विरुद्ध ही वेज्ड वॉर अगेंस्ट शशांक हु हैड ऑक्यूपाइड कान्यकुब्ज। अब तुम देखो क्या हुआ। अब क्या होता है कि जब राज्यवर्धन को यहां बुला के मार डाला, राज्यवर्धन को यहां बुला के
मार डाला उत्तर गुप्त ने शशांक की हेल्प से। तो क्या हुआ, ये शशांक जो है ससुरा, शशांक को पता चला भाई तो मर गया है, बहन अकेली है। तो भाई साहब ये क्या करता है, ये शशांक जो है कान्य कुब्ज पर फिर से अटैक कर देता है और कान्य कुब्ज को फिर से कब्जे में ले लेता है। पहले भी कब्जे में लिया था, वापस से कन्नौज को कब्जे में ले लिया। समझ में आ रही है बात? भाई को इधर बुलाया, भाई को यहां पर बुला के इनके द्वारा मरवा दिया और फिर खुद चला गया कान्यकुब्ज पर अटैक करने के लिए। तो जब हर्ष गद्दी पर बैठा तो कान्यकुब्ज फिर से दुश्मनों के हाथ में जा चुका था। पहले तो गया था उत्तर गुप्तों के हाथ में गया था, पिछली बार तो देवगुप्त के हाथ में गया था। इस बार शशांक ने कान्यकुब्ज पर अटैक कर दिया है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं साहिल, कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान से, अब क्या होता है, अब देखो जैसे ही हर्ष ने बदला लेने का ठाना, तो ध्यान से देखो, शशांक के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया जिसने कान्यकुब्ज पर अधिकार कर लिया था। अब शशांक के विरुद्ध अकेले तो ये कर नहीं सकता, 16 साल का बच्चा है। तो हर्ष जो 16 साल का है, बच्चों ध्यान से सुनो, हर्ष ने एक अलायंस बनाया एक दूसरे राजा के साथ। आज जिसे तुम असम बोलते हो ना, असम, तो असम को पहले बोलते थे कामरूप। कामरूप, ध्यान से देखो बेटा, हर्ष फॉर्म्ड एन अलायंस विद, देखो, हर्ष फॉर्म्ड एन अलायंस विद किंग भास्कर वर्मन ऑफ कामरूप। असम के राजा, कामरूप का मतलब है असम, उस जमाने का कामरूप यानी असम। तो असम के राजा भास्कर वर्मन के साथ हर्ष ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इन दोनों ने मिलकर शशांक के शासन पर अटैक कर दिया। यानी हर्ष और भास्कर वर्मन, इन दोनों ने मिलकर अटैक किया शशांक के ऊपर। तो हर्ष ने कामरूप के राजा भास्कर वर्मन के साथ गठबंधन किया, दोनों ने मिलकर शशांक के शासन के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न कर दिया। और अब देखो ध्यान से, कामरूप का मतलब ये वाला एरिया, ये जो असम वाला एरिया है इसको बोलते हैं कामरूप। तो कामरूप का राजा कौन? भास्कर वर्मन। तो अब हर्ष ने कामरूप के राजा के साथ, क्योंकि देखो कामरूप के बगल में ही है गौड़ वंश का राजा शशांक, यहीं पर तो है शासक। देखो ध्यान से, जो शासक है गौड़ वंश का यानी गौड़ डायनेस्टी का जो राजा है शशांक, वो यहीं पर तो है। तो कामरूप इन्हीं गौड़ों के साइड में है, तो कामरूप की हेल्प लेना जरूरी है। तो हर्ष ने सेटिंग की इनके साथ कि आप मेरी हेल्प करना इसके ऊपर अटैक करने में। वो मान गया, उसको पता था शशांक कितना कमीना आदमी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इट सीम्स दैट शशांक रिकॉग्नाइजिंग द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ हर्ष एंड भास्कर वर्मन एंड हिज ओन वल्नरेबल पोजीशन आफ्टर द डिफीट ऑफ द एलाइड मालवा आर्मी चूज टू रिट्रीट फ्रॉम द कन्फ्रंटेशन। अब देखो भाई, अब मैं तुम्हें खुल के बोल रहा हूं, लुप लुप हो गई है शशांक की, लुप लुप, समझते हो भाई? ध्यान से देखो, बिल्कुल। अब जो है शशांक जैसे बोलते ना धक धक होरेला है, शशांक अब धक धक होरेला है। ध्यान से देखो, ऐसा लगता है कि शशांक ने हर्ष और भास्कर वर्मन की संयुक्त ताकत और मित्र देशों की मालवा सेना की हार के बाद अपनी कमजोर स्थिति को पहचानते हुए टकराव से पीछे हटने का फैसला किया। ससुरा कायर है, पहले तो भाई को मार डाला उसके, फिर बहन के राज्य पर कब्जा कर लिया, और अब जैसे ही हर्ष जो 16 साल का बच्चा है भास्कर वर्मन के साथ जब इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तब इसके साथ क्या हो रहा है, समझ रहे हो बेटा क्या हो रहा है? बिल्कुल, अब धागा खोल दिए हैं हर्ष बाबू, धागा खोल दिए हैं। देखो ध्यान से, तो हर्ष क्या कर रहा है यहां पे, देखो, हर्ष सक्सेसफुली rescued his sister and regained control of कान्यकुब्ज, consolidating his power। यानी पहले राज्यवर्धन ने अपनी बहन को बचाया जब पिछली बार देवगुप्त ने अटैक किया था। इस बार शशांक ने जब अटैक किया कान्यकुब्ज पर, फिर से बहन को कैद कर लिया। अब वापस से हर्ष बचाने जा रहा है अपनी बहन को। पहले बड़े भाई ने बचाया, अब छोटे भाई ने बचाया। हर्ष ने अपनी बहन को सफलतापूर्वक बचाया और अपनी शक्ति को मजबूत करते हुए वापस से कान्यकुब्ज पर अपना अधिकार कर लिया। यानी शशांक की ऐसी तैसी कर दी
कान्यकुब्ज यानी कन्नौज वापस से छुड़ा लिया, अपनी बहन को वापस से जिंदा बचा लिया। दोनों भाइयों ने कितना जबरदस्त तरीके से काम किया है, ठीक है। शशांक के पास अपनी सेना थी, पर वो छोटी सेना थी, ठीक है, छोटी सेना थी, इसलिए ससुरा खुद सामने आके चौड़ में काम नहीं करता था, वो उत्तर गुप्तों के साथ मिलकर काम करता था, ठीक है। ध्यान से देखो, तो हर्ष ने अपनी बहन को सफलतापूर्वक बचाया, अपनी शक्ति को मजबूत करते हुए कान्यकुब्ज पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लिया। एंड इट इज बिलीव्ड दैट अवंती वर्मन, ग्रह वर्मन से यंगर ब्रदर, इनिशियली टुक द थ्रोन पॉसिबली एज अ रिजेंट। ऐसा माना जाता है कि ग्रह वर्मन के छोटे भाई अवंती वर्मन ने संभवतः एक शासक के रूप में शुरुआत में गद्दी संभाल ली थी। यानी जैसे ही अब हर्ष ने दोबारा से गद्दी जो है अपनी बहन को दिलवा दी है शशांक से छीन के, और शशांक को ससुरे को मार डाला है, शशांक को मार डाला है, शशांक से गद्दी छीन ली, कन्नौज वापस ले लिया, और अवंती वर्मन को यहां पर राजा बना दिया गया फिर से कि भाई तू संभाल। पर अवंती वर्मन जो है कोई शक्तिशाली राजा नहीं था, जैसे उसका बड़ा भाई था ग्रह वर्मन, वैसा राजा नहीं था अवंती वर्मन, ठीक है। तो थोड़े टाइम के लिए अवंती वर्मन ने गद्दी संभाली, और उसके बाद देखो अवंती वर्मन की किसी कारण से डेथ हो गई। अब ये कारण नहीं बताया गया एनसीईआरटी में। तो आफ्टर हिज डेथ हर्ष assumed full sovereignty and openly declared himself the king of the मोखरी इलाका। तो अवंती वर्मन की मृत्यु के बाद हर्ष ने पूर्ण संप्रभुता ग्रहण की और खुले तौर पर खुद को मोखरी क्षेत्र का राजा बता दिया। मतलब अब यह है भाई, जीजाजी के घर में कोई बचा ही नहीं रूल करने के लिए, जीजाजी को पहले मार दिया, जीजाजी के भाई को मार दिया, मतलब जीजाजी के भाई को तो बीमारी ने मार दिया, पर जीजाजी को मार दिया, उसके बाद जीजाजी का भाई है वो मर गया, तो घर में कोई बचा ही नहीं जो अगला राजा बने, तो बहन बची है सिर्फ। तो हर्ष ने सोचा कि भाई ऐसा करते हैं, मेरा जो थानेसर वाला इलाका है, पुष्यभूति वाला जो इलाका है, इसको मैं शामिल कर देता हूं मोखरी के साथ, ताकि मोखरी भी सेफ हो जाए। तो इसने क्या किया, अवंती वर्मन की मृत्यु के बाद हर्ष ने मोखरी क्षेत्र को अपने पुष्यभूति क्षेत्र में शामिल कर लिया, थानेसर वाले क्षेत्र में शामिल कर लिया, और मोखरी और पुष्यभूति आपस में मिलकर पूरा का पूरा पुष्यभूति वंश का इलाका बन गए। और इस तरह से देखो ध्यान से, ये सब काम एक साल के अंदर हुआ है, ये सब एक साल के अंदर हुआ है। एक साल के अंदर 606 ईसा पूर्व में पुष्यभूति राजवंश पर प्रभावी ढंग से शासन कर रहा था हर्ष, लेकिन शशांक जैसे दुर्जय विरोधियों पर विजय पाने के बाद ही वह औपचारिक राज्याभिषेक पर विचार कर सका। यानी उस बेचारे को टाइम ही नहीं मिला, पहले भाई मर गया, उसके बाद बहन का जो राज्य फिर से छिन गया, 16 साल का बच्चा क्या करे, वो इन्हीं चीजों में बिजी रहा, बहन को बचाने में, कन्नौज को छुड़ाने में, फिर जीजा के छोटे भाई को गद्दी पर बिठाने में, इन्हीं सब चीजों में बिजी रहा, तो उसको अपने लिए टाइम ही नहीं मिला। तो आखिर में क्या होता है कि जब सारा काम हो गया, शशांक मार दिया, अवंती वर्मन बीमारी से मर गया, उसके बाद अब और कोई बचा नहीं, तो हर्ष ने फिर 606 में, एक साल के अंदर, अपने आप को फॉर्मलाइज्ड तरीके से राजा डिक्लेयर किया पूरे उस इलाके का जहां पे मोखरी और पुष्यभूति राजवंश का इलाका था, और कन्नौज को बनाया अपनी नई राजधानी। अब थानेसर से कैपिटल शिफ्ट कर ली कन्नौज यानी कान्यकुब्ज, ताकि कोई हिम्मत ना कर सके अटैक करने की। ध्यान से देखो बेटा, नहीं साहिल, पुष्यभूति नहीं यार, गॉड है वो, गॉड जो है ना वो है ब्राह्मण, ठीक है। इनके बारे में तो थ्योरी है कि ये क्षत्रिय थे, हर्षवर्धन वगैरह, ठीक है, इनके बारे में थ्योरी है कि ये क्षत्रिय थे, कहीं कहीं एक आधी जगह ब्राह्मण लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, नहीं साहिल नहीं, हम राजस्थान से हैं, एनीवेज चलो बेटा ध्यान से देखो। तो अब राज्य की राजधानी को स्थानेश्वर यानी थानेश्वर से कान्यकुब्ज में स्थानांतरित कर दिया गया था, और हर्ष के शासन के तहत पुष्यभूतियों और मोखरियों के क्षेत्रों को एक में मिला दिया गया था। यानी अब पुष्यभूति और मोखरी एक क्षेत्र का हिस्सा बन गए, और हर्षवर्धन बन गया राजा 606 में, और इसने शासन किया 606 सीई से लेकर यानी एडी से लेकर 647 सीई यानी 647 एडी तक। समझ में आया कि नहीं भाई?
इस तरीके से गद्दी पर बैठ गया। पर हर्षवर्धन के साथ एक कांड हो गया। हर्षवर्धन ने बाकी सबको तो मजा चखा दिया, पर एक बंदे ने हर्षवर्धन को भी मजा चखा दिया। समझ में आ रही है बात? एक बंदे ने हर्षवर्धन को भी मजा चखा दिया। अब हर्षवर्धन ने क्या किया? हर्षवर्धन का एरिया हो गया जीतने के बाद, अब वो शांति से, देखो इतने बड़े इलाके में रूल कर रहा है, इतने बड़े इलाके पर रूल कर रहा है ये, इतने बड़े इलाके पर रूल कर रहा है। अब इसको लग रहा है कि यार थोड़ा सा नर्मदा नदी को क्रॉस किया जाए। ये नर्मदा नदी है यहां पर, ये देखो बेटा ध्यान से, बोला नर्मदा नदी को थोड़ा क्रॉस किया जाए और दक्षिण की तरफ अपने एम्पायर को बढ़ाया जाए, अपने शासन को दक्षिण की तरफ बढ़ाया जाए। ये हर्षवर्धन यहां कन्नौज में बैठे बैठे सोच रहा है। ठीक है, कन्नौज में बैठे बैठे सोच रहा है कि अब थोड़ा साउथ की तरफ जाया जाए और वहां के राजाओं को हरा के साउथ के एरिया को अपने एरिया में शामिल किया जाए। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, ये कन्नौज है, अब जैसे ही इसने क्या किया, अपने एम्पायर का विस्तार करना शुरू किया नर्मदा के दूसरी तरफ, तो भाई इस इलाके में ध्यान से देखो बेटा, इस इलाके में रूल कर रहे थे, इस इलाके में रूल कर रहे थे चालुक्य। चालुक्य वंश के राजा यहां पर रूल कर रहे थे। कौन सा वंश है बच्चों? चालुक्य। चालुक्य डायनेस्टी यहां पर रूल कर रही है और चालुक्य वंश का एक राजा है यहां पर, उसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड। राजा कौन है बच्चों? पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन, इसको लिखते हैं पुलकेशिन, पढ़ते हैं पुलकेशिन। पुलकेशिन सेकंड जो है चालुक्यों का राजा है और इसकी राजधानी है वातापी। उस जमाने में वातापी बोलते थे, आज बादामी बोलते हैं। ठीक है, ये देखो उस जमाने में बोलते थे वातापी, तो वातापी के चालुक्य हैं ये, वातापी के चालुक्य हैं। कर्नाटक में वातापी था, आज इसे बादामी बोलते हैं। बाद में ये बादामी के चालुक्य कहे गए, पहले ये वातापी के चालुक्य थे। तो वातापी के चालुक्य नरेश हैं, चालुक्य का राजा है पुलकेशिन सेकंड, इसका यहां तक रूल है। अब अगर हर्ष साउथ की तरफ बढ़ता है तो चालुक्यों के ऊपर अटैक कर रहा है वो, तो जैसे ही हर्ष ने अटैक किया तो नर्मदा के किनारे, ध्यान से देखो बेटा, नर्मदा नदी के किनारे भयंकर युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के बीच में जबरदस्त युद्ध होता है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच में जबरदस्त युद्ध होता है नर्मदा के किनारे, और यह युद्ध होता है 618 ईस्वी में, 618 एडी में ये अटैक होता है और जबरदस्त तरीके से दोनों आर्मी लड़ती है नर्मदा के किनारे और पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हरा दिया। कौन हार गया भाई? हर्षवर्धन इस बैटल में, इस युद्ध में हार गया। पुलकेशिन द्वितीय ने उसको हरा दिया। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, हर्षवर्धन जीतने के लिए, इस इलाके को जीतने के लिए लड़ रहा है। फर्क समझो, तुम्हें समझ में आ जाएगा हर्षवर्धन क्यों हारा। हर्षवर्धन जो है वो इस इलाके को, चालुक्यों के इस इलाके को जीतने के लिए लड़ रहा है, और पुलकेशिन सेकंड जो है ये अपने इलाके को बचाने के लिए लड़ रहा है। तो तुम खुद सोचो, जीतने वाला ज्यादा एफर्ट लगाएगा या बचाने वाला ज्यादा एफर्ट लगाएगा? समझ में आ रहा है बच्चों? भाई जिसको बचाना है, बिल्कुल जिसको बचाना है वो ज्यादा एफर्ट लगाएगा ना भाई, उसको बचाना है। ये नहीं भी जीता तो कोई दिक्कत नहीं, इसके पास तो अपना एरिया है, पर ये हार गया तो इज्जत, जमीन, सब कुछ चली जाएगी। तो जब बचाने के लिए आप लड़ रहे हो तो आपके अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है, और वही पुलकेशिन सेकंड में उस टाइम पर थी। बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, इस तरीके से हमारा जो चालुक्य नरेश है पुलकेशिन सेकंड, हर्षवर्धन के सामने एकदम जबरदस्त तरीके से उभर के निकला है। तो अगर किसी ने हर्षवर्धन को टक्कर दी है, याद रखना यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, ससुरो छोड़ना नहीं। पुलकेशिन सेकंड वातापी के चालुक्य वंश का राजा,
चौथा राजा है ये, इसका परदादा था पुलकेशिन वन, उसने इस राजवंश की स्थापना की थी। तो पुलकेशिन वन के बाद फिर एक कीर्तिवर्मन आया, फिर एक दूसरा राजा और आया, और उसके बाद आया पुलकेशिन सेकंड। तो पुलकेशिन वन का परपोता है ये, और हर्षवर्धन की यहां पर इसने ऐसी तैसी कर दी। तो हर्षवर्धन को अगर किसी ने टक्कर दी तो पुलकेशिन सेकंड। और ये याद रखना, नर्मदा के किनारे हुए युद्ध में पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को बुरी तरीके से हरा दिया और ये वापस चला गया। इसने दोबारा कभी दक्षिण की तरफ आंख उठा के नहीं देखी, और दोनों का शासनकाल लगभग बराबर था। भाई हर्षवर्धन का शासनकाल था, हर्षवर्धन का रूलिंग पीरियड है, ध्यान से देखो बेटा, हर्षवर्धन का रूलिंग पीरियड है 606 से लेकर 647 एडी तक, और पुलकेशिन भाई का जो रूलिंग पीरियड है वो 609 से 642 एडी तक। जब तक रहे एक दूसरे की ऐसी तैसी करते रहे, ना कभी इसने उधर जाने की हिम्मत की, क्योंकि मालूम है अगर उसके इलाके में गया तो वो भी नहीं छोड़ेगा। भाई जिसको बचाना है ना वो नहीं छोड़ेगा, जिसको बचाना है नहीं छोड़ेगा। तो हर्षवर्धन को बचाना होगा तो ये इसकी ऐसी तैसी कर देगा, जब इसको बचाना था तो इसने इसकी ऐसी तैसी कर दी। इस तरीके से हर्षवर्धन एक बैटल हारा है पुलकेशिन सेकंड से नर्मदा के किनारे। सबको इतना समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बच्चों, सबको क्लियर इतना? बिल्कुल सरोज, थैंक यू अश्विनी, थैंक यू, थैंक यू सुशील। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा आज का हमारा ये चैप्टर हुआ खत्म, पुष्यभूति डायनेस्टी खत्म हो गई। अब मंडे को जो क्लास होगी उसमें हम कवर करेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष, उसमें आएगा मजा तुम्हें और ज्यादा। वहां पे तो भाई 3 डायनेस्टीज, 3 वंश के बीच में बारी बारी से पंगा चल रहा है, कभी एक किसी को हरा रहा है, कभी दूसरा तीसरे को हरा रहा है, कभी एक किसी को हरा रहा है, वहां पे मजा आएगा। तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल यानी त्रिपक्षीय संघर्ष, वो हम अगली क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। और अगर तुम लोगों को सेशन पसंद आता है तो अपने दोस्तों को, यारों को, अननोन लोगों को बताओ कि भाई बढ़िया सेशन चल रहा है, अगर एसएससी रेलवे जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी एनरोल हो सकते हैं इस कोर्स में। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्तों की भी नौकरी लगेगी भी तो मजे आएंगे ना साला, फिर घूमते रहना साथ में, ट्रिप मारते रहना। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, चलो थैंक यू सो मच, चलो टेक केयर, बाय बाय। कल 11 बजे नहीं भूलना, सुबह 11 बजे मिलेंगे कल। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय। कुशाल जरूर, पहले अर्ली मेडिवल पीरियड होगा, उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत, मुगल, विजयनगर सब होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। कोई भी बैच लो, पढ़ाई सब जगह बढ़िया है हमारी। कोई आरआरबी बैच लो, कोई एसएससी फाउंडेशन बैच लो, हमारे प्लेटफॉर्म पे हर टीचर बहुत बढ़िया कर रहा है और तुम्हारे भविष्य के लिए कर रहा है। ठीक है, इंटेंट प्योर है हमारा, इंटेंट प्योर है। चलो कल मिलते हैं।